नमस्ते विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, जो प्रथम वीडियो जारी किया गया था कक्षा 12 के हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थियों के लिए, तो उससे आगे हम कुछ प्रश्न उसमें निराला के थे और कुछ और इस प्रश्न जो है वीडियो में मैं प्रश्न ऐड कर रहा हूँ। तो और उसके बाद में अगला अध्याय क्रमशः ही है आपका आगे वाला, यदि अकेला और मैंने देखा एक बूंद। तो दोनों का इस तरह से अध्ययन करें। कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, बोर्ड के लिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जो भी विद्यार्थी हैं आपके और जो आपके ध्यान में है उन तक। विद्यार्थियों, निराला की सरोज स्मृति रचना है और निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और छायावाद के इनको जो है वो प्रमुख कवि माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसमें शुरू करते हैं वीडियो। आप अच्छी मेहनत करें और जो है वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला जो प्रश्न है अपना कि ये सीरीज है कंटिन्यू चलती रहेगी, आप इसको आगे से आगे देखते रहें, पढ़ते रहें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। नत नयनों से आलोक उतर, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना कि इसका अर्थ क्या है। तो जो सरोज है पुत्री, सरोज स्मृति में, तो उसकी शादी विवाह हो रहा था और विवाह के समय वो बेटी थी और उसके नेत्र झुके हुए थे। नत नयन यानी झुके हुए नेत्रों से आलोक उतर रहा है, यानी झुके हुए नेत्र थे और झुके हुए नेत्रों से एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके सौंदर्य दिखाई दे रहा था, उसका सौंदर्य की मुद्रा थी वो, और सौंदर्य उसका कई गुना उसके नेत्रों से और उसके शारीरिक हाव भाव से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जैसा हमने अध्याय में देखा है, पढ़ा है, लिखा उसमें। और कभी भी यही कह रहा था कि उसके झुके हुए नेत्रों से प्रकाश जो है वो उतर करके उसके होंठों पर थरथर कांपने के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा था, ये यहाँ पर लिखा है। तो आलोक उतर रहा था यानी प्रकाश उतर रहा था उसके झुके हुए नेत्रों से। और झुके हुए नेत्र एक नारी की विशेष पहचान भी होती है, उसके जो है वो मान सम्मान और लज्जा का भी प्रतीक होता है। तो यही है कि झुके हुए नेत्र थे और इस झुके हुए मुख मुद्रा में उसका सौंदर्य है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, ये इसका अर्थ लिखना है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, किसकी प्रेरणा से निराला की रुचि संगीत एवं साहित्य में पैदा हुई। तो ये है जो है वो पत्नी की प्रेरणा से, तो आपको इसमें पत्नी करना है। निराला का जन्म और ये मैंने आपको उसमें पहले बता दिया था पीछे वाली वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति में शकुंतला के समान किसको माना गया है। तो माँ को माना गया है, पत्नी को, पुत्री को या चाची को। तो पुत्री को माना गया है। आकाश बना मई, ये आपने पढ़ा होगा पीछे वाली वीडियो में। अगला देखो, बेला अर्चना और गीत गुंज किसकी रचना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये निराला की रचना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मुक्त छंद के प्रवर्तक या जनक किसको कहा जाता है छायावाद में। तो घनानंद है, प्रसाद है, निराला। तो इसमें निराला राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति में कौन से रस की प्रधानता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें करुण रस है या शांत भयानक है या फिर वात्सल्य और करुण है। तो वात्सल्य और करुण है, क्योंकि यहाँ पुत्री और पिता का प्रेम है, तो वहाँ पर हमेशा वात्सल्य रस होता है। और करुण रस तो है ही, जिसमें करुण इस वजह से है क्योंकि दुखद परिस्थितियाँ भी है और सुखद भी है। तो वात्सल्य प्रेम और सुख और दुख दोनों है, तो करुण और वात्सल्य रस है इसमें। फिर देखो आपके आगे है, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से शतदल कर करता मैं तेरा तर्पण। तो इसका काव्य सौंदर्य लिखना है, यानी काव्य सौंदर्य का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखने हैं आपको। तो इसमें भाव पक्ष में आपको लिखना है कि कवि कह रहे हैं कि भी मैं मेरे जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए और सत्य पर चलते हुए यदि मेरे समस्त कार्य नष्ट भी हो जाए, उसी प्रकार से जैसे शीत ऋतु में कमल के फूल जो है पौधे मुरझा जाते हैं, फिर भी मैं जो है वो अच्छा कार्य करता रहूँगा और मैं मेरे समस्त पीछे किए गए कर्मों के जो कर्म हैं उनको मैं तुम्हें अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। तर्पण यानी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, ये कवि है वो इसमें कह रहे हैं। ये तो हो गए भाव पक्ष। और गत कर्मों का अर्पण, अर्पण मतलब
देना और तर्पण यानी श्रद्धांजलि। और फिर कला पक्ष में आप इसमें लिख सकते हैं कि शीत के शेदल, शेदल शीत के समान, तो शीत ऋतु के समान, तो उसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी भाषा, मुक्त छंद के मुक्त छंद और छंद मुक्त, और इस प्रकार अनुप्रास, यमक वगैरह अलंकार आपको लिखने हैं, भाषा लिखनी है। तो ये है वो इसमें कला पक्ष करना। तो इस प्रकार इसमें ये प्रश्न आपके जो है महत्वपूर्ण था, जो मैंने आपको बताया। सरोज स्मृति का मूल भाव और प्रतिपाद्य लिखिए। तो सरोज स्मृति का जो मूल भाव है वो ये है कि कवि अपने सुख और दुखों को अभिव्यक्त करता है इसमें करुण रस के माध्यम से। और हालांकि पुत्री के विवाह को लेकर कुछ खुशी भी होती है, लेकिन खुद के द्वारा माँ नहीं होने की वेदना भी है, पीड़ा भी है, ये भी इसमें है, आपको लिखना है। क्योंकि माँ की ऐसा में एक माँ की मृत्यु भी हो गई, फिर बेटी की भी ऐसा में एक निधन हो गया, अचानक निधन के कारण वेदना और विषाद, दुख और पीड़ा का है वो वर्णन इसमें किया गया है। ये इसका मूल भाव है, आपको ये लिखना। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि दुखी जीवन की कथा रही या गाथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं की, भाव स्पष्ट की। तो इसका अर्थ लिखना है। कवि निराला का संपूर्ण जीवन दुखों में ही बीता और सुख उनके जीवन में बहुत ही कम थे। कष्टों का ही सामना करना पड़ा उन्होंने, क्योंकि संपूर्ण परिवार एक एक करके उनको छोड़ के चला गया। फिर पुत्री भी उनको यौवन काल में छोड़ के चली गई। यौवन काल में पत्नी का, फिर पुत्री भी युवावस्था में ही चल बसी। तो सुख दे के ही नहीं उन्होंने, और दुख ही दुख दे के, इन दुखों का ही साक्षात्कार उनके हुआ, वेदना और पीड़ा का सामना किया। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि दुखी जीवन की कथा रही, यानी उनके जीवन में दुख ही दुख था, दुख बहुत अधिक भरे हुए थे। और जीवन भर उनको है वो अनेक कष्टों और संघर्षों से जूझना पड़ा। संपूर्ण जीवन उनका दुखों में कह सकते हैं कि डूबा हुआ था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आज तक तो मैंने किसी के आगे नहीं कही, जो भी तड़प है, पीड़ा है, वो अब मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ, लेकिन ये उन्होंने इसलिए ऐसा ये बात कही। तो ये इसका आपको अर्थ लिखना है। अब अगला अध्याय है आगे का। तो आगे का जो अध्याय है उसमें ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, दो रचना है, दो कविता हैं। तो पहला प्रश्न है कि जन्म कब हुआ। तो 1911 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, और देवरिया जिला। 1987 में इनका देहांत हो गया था। मैं इनके आगे बारे मतलब प्रयोगवाद के जनक भी है ये, जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे थे। आगे का पूरा नाम, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि भी इनका पूरा नाम क्या है। तो सबको याद ही होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे, ये इनका पूरा नाम है विद्यार्थियों। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये दीप अकेला और मैंने देखा बूंद किसकी रचना है। तो ये आगे की है। ये दीप अकेला कविता में कौन से अलंकार की प्रधानता है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अलंकार प्रधान है इसमें विशेष तौर से। दीप को एक अकेला बताए तो दीपक कोई अकेला नहीं होता, लेकिन वो मानव का प्रतीक, इसलिए मानवीकरण अलंकार है इसमें। ये आपको ध्यान रखना विद्यार्थी, मानवीकरण। मैंने देखा एक बूंद कविता में छंद कौन सा है। तो ये छंद है नहीं, मुक्त छंद है, तो से इसमें राइट है विद्यार्थियों। और इसके अलावा गीत और मोती किसके प्रतीक हैं। तो गीत को गाने में, मोती को निकालने में सार्थकता, ये भी एक प्रश्न है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है। आगे को कहा जाता है। प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि ये गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूतमय पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो अकेला व्यक्ति है ना, वो कामधेनु रूपी गाय के समान है, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। उसी प्रकार से ये व्यक्ति कामधेनु के अमृत रूपी दूध के समान है, और इसको यदि समाज में शामिल किया जाए तो सभी प्रकार की इच्छाएं हम पूर्ण कर सकते हैं। समाज का इसमें हित और भला है, ये कवि कहना चाहते हैं। दूध और दही है ये कामधेनु का, गोरस यानी दूध और दही है वो व्यक्ति जो अकेला है। ये दीप अकेला कविता के द्वारा कवि संदेश किया दिया है। कवि संदेश दिया कि जो व्यक्ति है वो सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है और अकेला है, मद से भरा हुआ है, उसको समाज के साथ शामिल करना जिससे समाज का हित हो, कल्याण हो, ये संदेश है। अगला क्वेश्चन है दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि
हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। संगठन में शक्ति होती है और यदि हम सभी साथ में रहें तो ही हमारा हित है और हम कोई भी कार्य है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होता और उसको आसानी से हम संपन्न कर सकते हैं। आगे का साहित्यिक परिचय, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो साहित्यिक परिचय में उनकी कुछ रचना लिखनी है और 1911 में जन्म, 1987 में देहांत हुआ। उनकी जो है वो एक बूंद से ऐसा उछली, यात्रा वृत्तांत वगैरह है, नदी के द्वीप उपन्यास है, हरिघास पर क्षण पर, आंगन के पार द्वार वगैरह इनकी अन्य रचना है। तो ये लिखना है इनको। प्रकृति प्रेमी कवि थे, प्रयोगवाद के जनक थे, जनक कहलाते हैं। ये इनका आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके अलावा अंतिम प्रश्न है ये, प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति दे दो। यानी ये व्यक्ति स्वयं प्रकृति है, स्वयं परमात्मा है, ब्रह्म है, लाखों में एक है। इसको, इसकी शक्ति को पहचानना होगा और इसकी शक्ति को समाज में शामिल करना होगा। यह अकेला है, प्रेम से भरा हुआ है, गर्व है, मदमाता है, लेकिन इसको पंक्ति में शामिल करना है। ये इसका आपको जो है वो भावार्थ लिखना है। फिर कला पक्ष लिखना है। कला पक्ष में आपको लिखना है भी उपमा, अनुप्रास वगैरह, अलंकार है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है। तो ये आपको कला पक्ष में करना है। इस प्रकार है विद्यार्थियों, ये कुछ खास प्रश्न थे जिनको आप जरूर देखें। एक प्रश्न और आया था जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, सागर और बूंद किसके प्रतीक है? सागर शाश्वत है, बूंद क्षण भंगुर है, आत्मा और परमात्मा के, परमात्मा और आत्मा का प्रतीक है। तो ये आपको इसका अर्थ लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। आराम से पढ़ें, पूरे किताब का पूरा चैप्टर पढ़ें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, आगे इन्हीं इससे आगे वाले अध्यायों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।